यहाँ मौजूद सभी साथियों को, ये कार्यक्रम जो आयोजित करने वाले साथी हैं उनको भी, जो लोग भी शामिल हो रहे हैं इसमें, मतलब तमाम लोगों को मतलब इस क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हैं। आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करना ये मतलब बहुत जरूरी है इस मसले पर बातचीत है, क्योंकि आज हम जिस समय में जिंदा है उस समय न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में भी जो सबसे बड़ा संकट मौजूद है वो फांसीवाद के इतिहास से लेकर के तमाम चीजों के ऊपर अलग अलग साथियों ने, उनके वक्ताओं ने बातचीत की है। तो मैं अलग से कोई बहुत ज्यादा उसके इतिहास और बाकी चीजों पर बातचीत नहीं करूँ, बस एक दो चीजें मिलते हैं, बस उसे जोड़ने की जरूरत मुझे लग रही है, तो आज बस उसे जोड़ता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जैसे आज अगर हम फांसीवाद को हराने की बात कर रहे हैं, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन बना करके या इस तरीके से नहीं हरा सकते, तो हमें भी लगता है बिल्कुल कि आज चुनावों के माध्यम से हम फांसीवाद को नहीं हरा सकते। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो परिणाम आए उसने क्लियर कर दिखा दिया कि उनकी ग्राउंड को तर्क तमुक नहीं। हालांकि ये घटना नहीं भी घटती पश्चिम बंगाल की, तब भी हम ये बात लगातार करते रहे कि आज चुनाव और संविधान और तमाम चीजों से हम फांसीवाद को नहीं हरा सकते, क्योंकि 20वीं सदी के फांसीवाद और 21वीं सदी के फांसीवाद में एक अंतर है। एक शब्द है जिसको रिडेम्पटिव एक्टिविटी कहा जाता है, मतलब अपने पूर्व की गलतियों से सीखना। और 21वीं सदी के फांसीवाद ने 20वीं सदी के फांसीवाद से एक चीज तो सीखी है, और वो ये है कि 20वीं सदी का जो फांसीवाद था वो कैटाक्लिस्मिक राइज और कैटाक्लिस्मिक फॉल के तौर पर, आकस्मिक उठान और आकस्मिक उसका पतन था। लेकिन आज, और ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि उस समय में जो पूंजीवाद का संकट, वो संकट भी जिस दौर पे था उस संकट के बाद एक तेजी का दौर था। लेकिन आज पूंजीवाद जिस संकट में फंसा हुआ है, आज ये नहीं हो सकता कि कोई तेजी का दौर, और इसीलिए फांसीवादी शक्तियों ने भी अपनी रिडेम्पटिव एक्टिविटीज के थ्रू इस चीज को ठीक किया है कि आज उन्हें जनवाद के तमाम जनवादी संस्थाओं को, संविधान, चुनाव, न्यायपालिका, इस किसी को निरस्त करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी ने किया। आज इन लोगों ने क्या किया है, आज इन लोगों ने इन तमाम संस्थाओं का जो कंटेंट, मतलब उसके अंतर वस्तु जो है उसका टेक ओवर कर, और ये टेक ओवर जो है, और ये टेक ओवर इस तरह से हुआ है कि ये तमाम संस्थाएं ऊपरी तौर पर रहेंगी लेकिन वो किसी काम की नहीं है। आप देख लीजिए, ईसीआई से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के तमाम ऐसी संस्थाएं हैं। तो आज इस चीज के ऊपर हमें भी मतलब अंडरलाइन करने की जरूरत है। वो तमाम संजीदा लोग जो फांसीवाद को मतलब हराने के बारे में योजनाएं बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से हमारी भी अपील है कि इस बतौर भी एक बार चीजों के ऊपर सोचने और समझने की जरूरत है कि इस बतौर हराने की जरूरत। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि आज जो भी हम एंटी फासिस्ट फ्रंट हम बनाने की बात करें, तो थोड़ा हम लोगों को इतिहास को भी ठीक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि जो पॉपुलर फ्रंट की थ्योरी थी वो आज कितनी कारगर है। मतलब ये कि आज पुराने सिद्धांतों को भी नए आयामों के साथ जोड़ करके और उसमें क्या उसको वाकई लागू किया जा सकता। हम दो छोरों का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसको कॉपी पेस्ट करें, और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि उसको राइट ऑफ कर दिए, सिरे से उसको खारिज कर दिए, लेकिन उसको एक बार पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या हम करें, किस तरीके से हम करें, तभी जाकर के हम लोग बेहतर तरीके से आज इस चैलेंज को खत्म कर सकते हैं। साथी अनिल शंकर ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही कि ऐसा लगता है कि इतने तोप, इतने गोला बारूद और इतनी बड़ी बड़ी सारी संस्थाएं और सारी मशीन और गोला बारूद होने के बावजूद भी आम जनता कैसे मतलब हरा सकती है। कई बार लोगों को निराशा होती है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जैसे इस तरह के कार्यक्रमों से एक बढ़िया चीज ये है कि कम से कम हम इन चीजों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जो सिलेबस से तो पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है, और सिलेबस में है भी तो बस वो नाम मात्र के लिए है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करके, और सिर्फ कार्यक्रमों को इन हॉल आयोजित न किया जाए, इन हॉल आयोजित किया जाए बिल्कुल एक पहली कड़ी के तौर पर, पहले कदम के तौर पर बहुत बेहतरीन ये कोशिश है, लेकिन इसे लोगों के बीच भी हम लेकर के जाए ताकि मजदूर वर्ग ने इतिहास में क्या किया है इस बात को हम लोग आज जो मेहनतकश आवाम है उस तक हम पहुंचा सके। ये बहुत जरूरी है आज के समय में, और उससे पहले छात्रों, नौजवानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि किस तरीके से हम लोगों तक इस बात को पूरी तरह से पहुंचा सकें।
क्योंकि बेशक हम और आप जितनी भी बात कर लें, लेकिन हम और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस देश की जो 55 करोड़ मजदूर आबादी है, वही इस फांसीवादी जो राक्षस है, इसका वध और इसका संहार करने में वही सबसे आगे आकर के लड़े। और आज जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में जो पूरा प्रोटेस्ट और जिस तरीके से स्वतःस्फूर्त आंदोलन, एलपीजी क्राइसिस और इम्पीरियलिस्ट वॉर की वजह से जो चीजें खड़ी हुई है, उसमें किस तरीके से जो पुलिस का दमन है, ये दमन अपने आप में मतलब ये दमन इस तरह से कि प्रोटेस्ट से लौट रहे लोगों को मतलब बोटानिकल गार्डन जैसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन से उठाया जा रहा है, उठाने के बाद कहीं कोई पेशी नहीं हो रही है, अगवा किया जा रहा है, लोगों को उनके घर से उठाया जा रहा है, इस तरीके की पूरी एक्टिविटी हो रही है। मतलब वैसे बुद्धिजीवी जो नोएडा में जिनका कोई मतलब लेना देना नहीं, इस पूरे घटना से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को लखनऊ से उठाया जा रहा है, इस तरीके से पूरी गतिविधियां हो रही है। ये जितना दमन तेज हो रहा है, अपने आप में चीज दिखाता है कि मजदूर वर्ग के आंदोलन से ये सत्ता में बैठी फांसीवादी ताकतें जो है वो कितना डरती है, वो इस बात का सबूत है। और दूसरा, आज तो हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आज जो पूरा नोएडा प्रकरण जो जिस तरीके से पूरा चल रहा है, मतलब पोस्ट प्रोटेस्ट जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर से लेकर के मास्टरमाइंड अफगान नक्सल और पाकिस्तानी कनेक्शन जो आमतौर पर मोदी सरकार और मोदी मीडिया करती है, इन सारी चीजों के माध्यमों से राज्य सत्ता जो है वो एक उदाहरण पेश करना चाहती है कि मजदूरों के समर्थन में कोई कार्यकर्ता नहीं जाए, कोई छात्र, कोई नौजवान नहीं। तो हम लोग आप लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि एक साथी ने भी पर्चा दिया होगा, आप लोग पर्चा पढ़िए और इसके खिलाफ कारवा के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, आप लोग सत्यम वर्मा रिहाई मंच के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, आप उस पर अपने वीडियोज अपलोड कीजिए इसके खिलाफ की ये जो दमन और सारी चीजें चल रही। इस पूरी बातचीत के से आखिरी बात कि हम लोगों ने जो पूर्व के वक्ताओं को सुना कि किस तरीके से रूस की जो आम मेहनतकश जनता थी, जो मजदूर वर्ग की सत्ता थी, उसने किस तरीके से फांसीवाद को निर्णायक शिकस्त दी, इस पे हम लोगों ने पूरे विस्तार से बातचीत की। तो आज के समय में जरूरी है कि जो सबसे बड़ा आजादी के बाद भारत के इतिहास में जो मजदूर वर्ग के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हुआ है 4 लेबर कोड को लेकर के, इसके खिलाफ आज हम लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। और हमें ये भी लगता है कि सबसे बड़ी चीज आज पूरे मजदूर जो वर्ग है उसकी करीब 93% आबादी जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो इस तरीके से ठेके पर काम कर रहे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, वो आबादी है। तो हम तो लगातार यहाँ भी अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद है, हम तो आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आज जरूरत है जो ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं इनको भी संगठित करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ आज एक दिनी हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है। पिछले 30 सालों में जितनी भी केंद्रीय यूनियनें रही हैं, हर यूनियन ने एक दिन हड़ताल की है, लेकिन एक दिन हड़ताल के बावजूद चीजें नहीं बदल रही। तो आज जरूरत है, आज अगर पूंजीपति वर्ग ने मजदूर वर्ग के ऊपर जब सबसे बड़ा हमला बोला है 4 लेबर कोड के खिलाफ, तो आज जरूरत है कि मजदूर वर्ग को भी अपना सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र जिसे हम कह सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें भी अपनी अपनी यूनियनों में, अपने अपने क्षेत्रों में जहां हम काम कर रहे हैं उसके लोगों को तैयार करने की जरूरत। क्योंकि जब तक हम इस सत्ता के हर एक पार्ट पुर्जे को जाम नहीं करेंगे, नहीं रोक देंगे, तब तक ये हमला जारी रहेगा। और यकीन मानिए साथियों, 30 साल के इतिहास में बता दिया है कि एक दिन हड़ताल से कुछ नहीं होगा। और आज और इसके लिए मतलब जो भी असंगठित क्षेत्र में भी जो यूनियन काम करे, उन सारी यूनियनों को साथ लेकर के आज जरूरत है कि एक बड़ा प्रतिरोध इसको खड़ा किया जाए, तभी जाकर के मजदूर वर्ग वो कर पाएगा जो उसका ऐतिहासिक मिशन है, यानी एक फांसीवाद को हराना, पूंजीवाद का नाश करना और जो एक समाजवादी मुल्क का बनाने की जो बात उसके ऐतिहासिक मिशन के तौर पर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों के साथ हम अपनी बात करते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।